नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। और आज हम लोग जो पाम की एनालिसिस करेंगे, ये कोई बच्चे का पाम नहीं है। देखने में लगता है कि बच्चे का पाम है, लेकिन ये एक 40 इयर्स नौजवान का पाम है, जिनका माता पिता दोनों ही बहुत बड़े डॉक्टर हैं। और ये बच्चे एक बहुत गंभीर बीमारी से ये जो मैन है, ये बहुत बड़ी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आर्थराइटिस के करीब इनकी बीमारी है, और ये किसी तरीके से इनके जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसका मैंने डिटेल में इनका पाम और हॉरोस्कोप एनालिसिस किया है, जो प्राइवेट में उनको भेज भी दिया है। करीब करीब एक घंटे का एनालिसिस है, तो वो तो मैं यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ। मैं एक शॉर्ट में दोनों का ही एनालिसिस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, पाम की और हॉरोस्कोप की। तो देखिए, पाम में हम लोग को पहली नेगेटिविटी क्या देखने को मिल रही है। पहले अगर नेगेटिविटी देखेंगे तो ये पाम की शेप और साइज़ ही बता दे रही है कि ये पाम क्या है। एक तो छोटे पाम है जिसमें एनर्जी पावर कम रहती है, ठीक है। दूसरी है बहुत ज़्यादा नैरो टाइप के पाम है। नैरो टाइप के पाम में हम लोग जानते हैं किसी भी तरीके का एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है, पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी क्या क्या है? एनर्जी है फिजिकल और मेंटल, दोनों ही एनर्जी, ठीक है। इसलिए इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप पाप वाले मेंटल कमज़ोरी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों के माइंड लाइन भी कमज़ोर हो इस तरीके का पाम में। लेकिन माइंड लाइन स्ट्रांग हो जाए तब क्या बनेगी? तब वो फिज़िकली कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पाम में तब क्या होगी? फिज़िकल एनर्जी कम आएगी। तो ये जो पाम को हम लोग देख रहे हैं, और इनका एज है 40, ठीक है। 1985 में इनका जन्म हुआ है, 40 होने वाला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 40 के करीब ही इनका एज है। तो 40 पकड़ के ही हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पाम की जो शेप और साइज़, यहाँ से तो हम लोगों को क्लियर एक नेगेटिविटी मिल गया कि ये 40 ईयर्स के अगर इंसान के पाम है तो ये कमज़ोर पाम है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, ठीक है। लेकिन थंब बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, यही थंब है, ठीक है। थंब से भी एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ से आते हैं ज़्यादा पता है आप लोगों को? एनर्जी आता है फिंगर टिप से। जो फिंगर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी माउंट को एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ये जो फिंगर टिप्स होते हैं तो यहाँ से जो एनर्जी आता है वेनस माउंट में आते हैं, मंगल में भी थोड़ा बहुत आता है। ये इसका एरिया है, ये फिंगर की इसके एरिया है, ठीक है। इस फिंगर की ये एरिया है, इस फिंगर की ऐसे एरिया है, इस फिंगर की ऐसे एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं। तो अगर हम लोग इस थंब को देखेंगे तो थंब हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये थंब देखिए, फिजिक ख़राब होने के बावजूद भी थंब में मोटाई काफ़ी है, थंब काफ़ी लंबा भी है, और ये थंब में ही जो एनर्जी आ रही है, जिसके कारण ये 14 का एज हो चुका है। आगे भी इनका काफ़ी आयु बाकी है, हम लोग वो एनालिसिस में देखेंगे, हॉरोस्कोप के एनालिसिस में। तो ये जो इन्होंने 40 पार किया ना अपनी जीवन काल में का, ये जनरली हम लोग मतलब समझेंगे कि ये थंब के कारण ही हुआ, क्योंकि थंब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिंगर्स की फॉर्मेशन की हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिंगर जो है डिसलोकेटेड हो चुके हैं आर्थराइटिस के कारण, ठीक है ना। तो इसलिए इसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अपर माउंट की जगह बहुत बड़े हैं, पाम के अनुसार ये अपर माउंट की जगह बहुत बड़े हैं। और ये मतलब इनके इतने एसेट है इनके पिता माता का, कि इनकी ज़िंदगी क्या, इनके आने वाले 4-5 और ज़िंदगी मतलब पुश्ते भी आसानी से चल जाएगा। कोई दिक्कत, पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पिता माता दोनों ही डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, तो इनकम भी इनके काफ़ी है, और इनके खुद के भी बहुत ज़्यादा नाम में प्रॉपर्टी है, एसेट है। तो उसके बारे में ज़्यादा हम लोग एनालिसिस कर भी नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि वो हम लोगों की यहाँ पे जानने वाली बात नहीं है। और क्या स्ट्रेंथ है इस पाम में? ये माइंड लाइन देखिए, ठीक है। माइंड लाइन का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो माइंड लाइन इस तरीके का पाम में कौन सा कमज़ोर होता है? अगर वो चंद्रमा माउंट की तरफ हो। लेकिन ये किस तरफ है? उल्टी दिशा में। तो मतलब ये माइंड लाइन भी, मेंटल स्ट्रेंथ भी इनको बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। इनमें फाइटिंग स्पिरिट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, नहीं तो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको एक फाइटिंग स्पिरिट भी तो चाहिए, नहीं तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे? पहले तो दिमाग में आएगा, फिर फिजिकल बॉडी में उसको ट्रांसफ़र होगा। तो जो होता है ये माइंड लाइन के स्ट्रेंथ के कारण इनको पाम में हमें देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन भी ठीक है, देखिए लाइफ लाइन की भी जगह कम नहीं है, ठीक है, अच्छा ही है। दूसरी जगह से भी अगर देखेंगे तो टेरा मेरा आप लोगों को दिखेगा लाइफ लाइन, ठीक है। लाइफ लाइन हम लोग को टेरा मेरा देखेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कमज़ोरियाँ है तो लाइफ लाइन तो नेगेटिव होना ही है।
लेकिन जगह जो है ठीक ठाक, इवन माउंट जगह कम मिल रहा है, मार्स माउंट से, वेनस माउंट से, दोनों से थंब से स्ट्रेंथ आ रहा है और लाइफ लाइन कंटिन्यू कर रहा है। लाइफ लाइन की बनावट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, फिर इस तरीके से। ये जो बेंट है ये बहुत ही नेगेटिव बेंट है इस तरीके का, क्योंकि लाइफ लाइन होते हैं इस तरीके से। अगर ये अंदर की तरफ बेंट हो तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मानी जाएगी। फिर ये सीधा है तो इसमें भी कोई पॉजिटिविटी तो है नहीं, बस जगह अच्छा मिल रहा है। ठीक है, साथ में एक मंगल रेखा भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए लाइफ लाइन के करीब आप लोगों को यहाँ पे स्टार दिखेगी, तो ये डैमेज कर रहा है। लाइफ लाइन में स्टार होना अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव एनर्जी आ जाती है उस टाइम में लाइफ लाइन के एरिया में, वो हमेशा ही नेगेटिव मानी जाती है। लाइफ लाइन के करीब, माइंड लाइन, हार्ट लाइन के करीब स्टार का फॉर्मेशन अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ से पाम में हमें ये सब कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस पाम में तो ये सारी चीज़ पाम को तो देखते ही पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। अभी हम लोग हॉरोस्कोप को देखेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1985 रात के 11:25 अयोध्या में इनका जन्म हुआ है। और जो हॉरोस्कोप निकल के आ रहा है, एसेंडेंट है जेमिनी और राशि है स्कॉर्पियो, मतलब मिथुन लग्न, और वृश्चिक राशि की इनका जन्म हुआ है। अनुराधा शनि के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। जब भी सट्टन किसी का भी जन्म अगर शनि के नक्षत्र में होना तो खराब मानी जाती है। यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र क्यों खराब मानी जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शनि और चंद्र का अगर किसी भी तरीके से मेल बनता है, कनेक्शन बनता है, तो एक बीजयोग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्लाइटली 100% तो नहीं, आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का है तो 50% बीजयोग तो होगा ही। और इनका शनि के नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनका जो दशा शुरू होता है वो भी शनि से ही शुरू होता है। तो इस हॉरोस्कोप में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में प्लैनेट है। थर्ड हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट है? मंगल और वेनस। ये युक्ति अच्छी है। ठीक है, ये लक्ष्मी योग बनाता है और थर्ड हाउस में बना हुआ है। तो थर्ड हाउस में क्या देखेंगे हम लोग? थर्ड हाउस में देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। ठीक है, हम लोगों की ज़िंदगी जो है कितनी लंबी हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस है लाइफ, जन्म, 8th हाउस है आपका डेथ, सेकंड और 7th हाउस है आपका मारक भाव, और थर्ड हाउस है एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। 1-8 का मतलब जन्म से मृत्यु तक आपका ये जो रास्ता है ये कितना लंबा होगा, ये डिसाइड करेगा थर्ड हाउस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट है? वेनस। वेनस कौन कौन से घर के नक्षत्र मालिक है? 5th हाउस का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है। तो 12th हाउस क्या है? मोक्ष के स्थान की मालिक। ठीक है, मोक्ष जो होता है हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, तो उसके लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठना। 5th हाउस जो है कौन का प्लैनेट है? 5th हाउस आयु के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे वेनस काफ़ी पॉजिटिव है। मार्स कैसे हैं? मार्स जो है 11th हाउस का मालिक है। ठीक है, 6th हाउस का भी मालिक है, इस घर के भी मालिक है। तो वहाँ का मालिक भी, 6th हाउस का मालिक भी थर्ड हाउस में बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उससे बीमारी की लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसलिए पाम में हम लोगों ने मार्स और वेनस माउंट को ज़्यादा जगह मिलता हुआ दिखा था। हाथ में जो हमने देखा था ना लाइफ लाइन के द्वारा ज़्यादा जगह मिल रहा है। थंब भी स्ट्रॉन्ग है, थंब स्ट्रॉन्ग हो तो वेनस में स्ट्रेंथ आता है, मंगल में स्ट्रेंथ आता है। तो यहाँ पे हॉरोस्कोप में भी हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है कि पाम में जो दिखा था कि वेनस और मंगल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो यहाँ पे भी है। यही प्लैनेट से वेनस और मंगल थर्ड हाउस जो इनकी आयु को टिका रहा है, मतलब इनको एक्सपायर नहीं होने दे रहा है, इनकी जो लाइफ है उसको बढ़ाता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। 4th हाउस में बुधादित्य योग बना है। ये सारे सब लक्ष्मी योग, पैसे का योग बनाता है। इस हॉरोस्कोप में वो चीज़ हम लोग को देखना नहीं है। हम लोग को मेन क्राइटेरिया हेल्थ के बारे में सुनना। 6th हाउस क्या है? हाउस ऑफ ये डिजीज़, बीमारी के घर जो होते हैं 6th हाउस है। साथ में और भी सारे होते हैं, शत्रु के घर, रोग का घर, आपका ऋण का घर। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ हम बीमारी को पकड़ते हैं। 6th हाउस क्या है? बीमारी की जगह। यहाँ पे क्या बना है? डायरेक्टली बीज योग बना है। शनि और चंद्र एक ही घर में बैठना एक तो बीज योग माना जाता है, जो हॉरोस्कोप में सबसे बड़ा नेगेटिव योग है।
जिसका रिजल्ट कोई भी घर में हो उस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव देता है। और यहाँ पे छठे घर में हुआ है और ये बीमारी दे दिया इनको, बहुत बड़ी बीमारी। क्यों होता है ये इतना ज़्यादा खतरनाक जो? क्योंकि चंद्रमा एक तो सबसे फास्ट मूविंग प्लानट है और पॉजिटिव प्लानट है। शनि जो है नेगेटिव प्लानट है और स्लोएस्ट मूविंग प्लानट है। तो जब इन दोनों एक ही घर में बैठ जाए तो ये योग का निर्माण करता है जो विष योग बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव योग माना जाता है। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता था कि इनका हेल्थ बहुत अच्छा ना हो, लेकिन शत्रु के हेल्थ अच्छा हो जाए, थोड़ा बहुत हेल्थ अगर अच्छा भी होता इनका, बीमारी ना भी होता, तो ये शत्रु के द्वारा इतना ज़्यादा ग्रसित होते या फिर लोन या डेप्ट में इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाते कि इनकी ज़िंदगी इसी तरीके से, मतलब फीलिंग इसी तरीके का होगा जैसा ये अभी इनका चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर करने वाली नेगेटिव योग है। और चंद्रमा कौन सा घर के मालिक है? सेकेंड हाउस का मालिक है, मारक भाव के मालिक है। मारक भाव का मालिक 6 हाउस में बैठना, फर्स्ट हाउस में बैठना, 8 हाउस में बैठना, 12 हाउस में बैठना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के मामले में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 6 हाउस में बैठा हुआ है। अनुराधा हमने कहा शनि के नक्षत्र में है। शनि यहाँ पे 8वें घर के मालिक है और 9वें घर के मालिक है। 9वें घर को छोड़ते हैं, 8वें घर में हाउस ऑफ डेथ है, तो बीमारी से ग्रसित होकर ही इनका डेथ है, वो हमें क्लियर दिखा रहा है। लेकिन 8th हाउस का मालिक 6 हाउस में होना ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो एक तो बाई नेचर भी ये दो प्लैनेट नेगेटिव है, क्योंकि ये मारक भाव के लॉर्ड है चंद्रमा और शनि है डेथ हाउस के मालिक। दोनों ही बैठे हैं बीमारी के घर में, दोनों ही सबसे ज़्यादा ख़राब योग बनाने वाले कम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव योग बन चुका है, जिनके कारण इनको ये बीमारी हुई। अब ये किस तरीके का बीमारी दे सकता था? चंद्रमा कौन से चीज़ों का कारक है? पानी। पानी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में, पानी से इम्बैलेंस के कारण, वाटर इम्बैलेंस, वाटर आपका पॉइजनिंग या फिर इन्फेक्शन कह लीजिए। ठीक है, पानी से खतरा, पानी से डूबने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में। पानी शरीर में इम्बैलेंस के कारण जो भी सारे बीमारी होते हैं वो सब कुछ दिखाता है चंद्रमा यहाँ पे। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए पानी से आने वाली बीमारी जैसे कि जॉन्डिस हो गया और भी सारे डायरिया वगैरह, ये सब कुछ जो बीमारी है वो भी देता है। ठीक है, शनि जो है हड्डी, दांत, बाल, ये से रिलेटेड बीमारी देता है। तो आर्थराइटिस जो बीमारी है दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, पानी और हड्डी। ठीक है, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। पानी में इम्बैलेंस बनता है, पानी का इम्बैलेंस बनते हैं शरीर के गांठों में। ठीक है, जिसके कारण हड्डी कमज़ोर हो जाता है, हड्डी में मालफंक्शन हो जाता है और शरीर धीरे धीरे करके कमज़ोर होना लगता है। और ये भी इनके देखने को मिल रहा है। सैटर्न का बीमारी बहुत ज़्यादा पेनफुल बीमारी भी होता है। ठीक है, शनि का अगर बीमारी दे रहा है काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि हड्डी से होते हैं, बोन से होते हैं, दांत से होते हैं। ठीक है, ये सारे जब भी किसी की बीमारी हो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो शनि का ये जो बीमारी दिया है ये काफ़ी पेनफुल भी है। रिकवर भी नहीं करने देता है शनि, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है ना। तो शनि क्या होगी, जब भी बीमारी देगी लंबा बीमारी देगी। शनि, जुपिटर, ये सारे स्लो मूविंग प्लैनेट है। राहु स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ये प्लैनेट मिलके अगर कोई बीमारी दे रहा है तो वो बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक और लंबे टाइम तक चलने वाला बीमारी ही देती है। तो ये है यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। जुपिटर 8वें घर में बैठा हुआ है। जुपिटर जो है मारक भाव के लॉर्ड है, फिर से मारक भाव के साथ 8th हाउस का कनेक्शन बन रहा है। पहले भी बना था, अब भी बन रहा है। ठीक है, मारक भाव का लॉर्ड ये डेथ हाउस का 8th हाउस का मालिक 6 हाउस में, 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में। तो ये सब कुछ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर भी यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस का भी मालिक है। 10th हाउस क्या करती है? 11th हाउस है सक्सेस की घर। बीमारी से अगर आपको ठीक होना है तो 11th हाउस का कनेक्शन चाहिए, लेकिन 10th हाउस 11th हाउस का 12 हाउस होता है। तो अगर 10th हाउस का कनेक्शन बन जाता है तो नेगेटिव माना जाता है। 6th हाउस बीमारी है, उसका रिकवरी 5th हाउस देगा या 11th हाउस देगा। ठीक है, लेकिन 10th हाउस और 4th हाउस को और ज़्यादा डिपेंड करेगा बीमारी के मामले में। तो यहाँ पे 10th हाउस 8th हाउस के साथ कनेक्शन बना के और नेगेटिव बना रहा है। लेकिन केंद्र का घर है तो आयु वृद्धि कराएगा। जुपिटर 8th हाउस में बैठ कर आयु का वृद्धि ही कराएगा, कम नहीं कराएगा। लेकिन ये आयु जो वृद्धि कराएगा वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि मारक भाव का लॉर्ड है। श्रावण नक्षत्र में जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा 6वें घर में बैठा हुआ है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग को क्लियरली एक समझ में आ रहा है
कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th हाउस में कौन है? राहु, बाय नेचर मेलिफिक प्लानट, मतलब राहु ही एक प्लानट है जो इसको रिकवर कर सके, और वेनस और मंगल उसका साथ देगा, क्योंकि आयु की वृद्धि के लिए वेनस और मंगल इनको साथ देगा। और राहु को किसी तरीके से पॉजिटिव किया जाए, राहु को स्ट्रेंथन किया जाए, तो हो सकता है राहु इनको कुछ रिकवरी दे दे। अभी इनका हम लोग पिक्चर देखते हैं, इनके कंडीशन कैसी हो चुकी है। ये इनके खुद के पिक्चर है, देखिए हालात, बॉडी की कंडीशन कैसी बन चुकी है। ठीक है, चारों तरफ अब ये जो बैंडेज बना हुआ है ना हाथ में सफ़ेद कलर के, वहाँ पे उनको हर वक्त, उनके रूम है छोटा सा, माता पिता दोनों ही डॉक्टर है, तो हॉस्पिटल जैसे ही बना चुके हैं अपने घर को, तो वहाँ पे इनको हर रोज़ ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं हम किस टेरिबल कंडीशन से ये इंसान गुजर रहा है। तो ये सिचुएशन बनता है जब आपको इतनी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके हॉरोस्कोप और पाम में देखने को मिले। इनका रेमेडी, बहुत सारे रेमेडी है, मैंने कुछ बताया है और वो कर रहे हैं, देखते हैं आगे कैसे चलते हैं। आप सभी का शुक्रिया इस एनालिसिस को देखने के लिए, धन्यवाद।